ये जो पीएससी था मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ जॉब को मैनेज करते करते किया। मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ कि मेरे पापा ठेला चलाते हैं। उसी ठेला चलाने के साथ साथ मेरे को इतना आगे पढ़ाए लिखाए। मेरे पापा मम्मी कभी स्कूल नहीं गए, ना मम्मी गई हैं ना पापा गए हैं, लेकिन फिर भी उनका एक सपना था कि ये कुछ करेगा। पढ़ाई में अच्छा था इसलिए पापा बोले कि तू पढ़, मैं देख लूँगा। हम हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि एक ऑटो चलाने वाले का लड़का अधिकारी बन गया, एक ठेले चलाने वाले का लड़का अधिकारी बन गया। आपकी कहानी वही कहानी है। सफलता और असफलता में एक महीन धागे जैसा फर्क होता है। वर्षों का संघर्ष एक दिन सफलता के रूप में आता है जब एक पीडीएफ में नाम आता है और पता चलता है कि रैंक लग गई है। आज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट जारी हुआ है और बहुत से बच्चे सफल हुए हैं। डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर और ना जाने कौन कौन से पद में चयनित हुए हैं। ऐसे ही एक साथी हमारे साथ है, नाम है पंकज यादव, रैंक आई है 14। पंकज भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज वर्षों का संघर्ष आज सफलता के रूप में दिख रहा है? पहले तो यकीन नहीं हो रहा है खुद पे कि मैं ही वो इंसान हूँ जो 14 आ चुका है मेरा। थोड़ा सा अभी भी है कि बहुत बड़ा चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा यकीन करना कठिन है देखा जाए तो। बिल्कुल कठिन है। कितने सालों का ये संघर्ष था, कितने सालों की ये तपस्या थी आपकी? लगभग मेरा ये 6वां अटेम्प्ट था, जिसमें से मैं 2 प्रीलिम्स दिया था, वो प्रीलिम्स से क्लियर नहीं हुआ। 4 मैंने कंटिन्यूअसली मेंस दिए हैं और 4 इंटरव्यू, चौथा इंटरव्यू था मेरा। तो बोल सकते हैं 6 से 7 सालों का मेहनत है। उसके पहले 1-2 साल पहले ही तैयारी स्टार्ट कर दिया था, तो लगभग 6 साल बोल सकते हैं, ये लंबा-लंबा। मेहनत का सफर कहाँ से चालू हुआ और आज कहाँ पे जाके खत्म हुआ है? ये सफ़र स्टार्ट होता है 2019, जब मैं बिलासपुर आया था कुछ टाइम ऐसे ही रहने के लिए, और ये था कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं जॉइन करूँगा, साथ में प्रीलिम्स की तैयारी करूँगा। और उस टाइम मन में ये था कि एक ही बार मैं प्रीलिम्स जॉइन किया, मेंस हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, ये चीज़ धारणा थी। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ समझ में आया कि मेरे साथ-साथ और भी बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले हैं। तो उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। फिर कोविड आ गया, मैं घर चला गया। तो जो पढ़ाई होनी चाहिए तो फिर बंद हो गई। फिर मेंस में उस साल ना तो प्रीलिम्स निकला ना तो मेंस निकला। फिर 2020 का सफ़र स्टार्ट हुआ, उस साल भी सेम प्रीलिम्स नहीं निकला। फिर 2021 की पीएससी का एग्ज़ाम दिया था मैंने। उस साल का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट प्रीलिम्स था। लगभग 74-75 जनरल का टफ गया था। तो उस साल मैं प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया बिलासपुर से, घर चला गया वापस। नहीं होगा मेरा प्रीलिम्स, ऐसा था। उसी साल गलती से मेरा प्रीलिम्स निकल गया। फिर मैंने मेंस अंबिकापुर से, मैं हूँ बेसिकली अंबिकापुर का ही, तो अंबिकापुर से ही फिर मैंने मेंस दिया। मेंस देने के बाद फिर इंटरव्यू के लिए भी कॉल आ गया। उस साल 170 पद थे, मेरा 116 रैंक आया 2021 पीएससी में। नहीं मिला कुछ ही पद, थोड़ा हताश हुआ। उसी साल ऐसा हुआ था कि अपने छत्तीसगढ़ में जैसे रिजर्वेशन 58% है, लेकिन हाई कोर्ट स्टे लगा दिया था कि 50% बेल्ट पे लाइए, तो हम लोग का रिजल्ट रुक गया था। तो लगभग 6 से 7 महीने लेट आए रिजल्ट। जैसे रिजल्ट आना था सितंबर में, लेकिन रिजल्ट आया मई में। फिर मई में वापस से 2022 की पीएससी भी हो चुकी थी। 21 वाली पीएससी तो रिजल्ट आनी बची थी। 22 का प्रीलिम्स भी हो गया था, लेकिन उस साल फिर सेम 22 का प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन इंटरव्यू में मेरा रिजल्ट नहीं निकला। 1 महीने मेंस के लिए बचे थे। 22 का फिर तैयारी किया, तो 22 फिर से मेरा प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस हुआ। मेंस के साथ साथ फिर इंटरव्यू कॉलिंग हो गया। तो जब इंटरव्यू कॉल हुआ तो बहुत खुशी हुई। मैंने फिर से इंटरव्यू दिया। उस साल फिर से 150 रैंक आया और टोटल 211 पद थे। फिर कुछ नहीं मिला मेरे को। फिर 23 पीएससी फिर से मैं घर से वापस आ गया बिलासपुर। 1 साल ऐसे ही सेल्फ स्टडी किया। साथ-साथ में मैं दिल्ली आईएएस जो एकेडमी है, वहाँ पे एज़ अ कंटेंट में काम करता था, कंटेंट टीम में। तो साथ-साथ में मैं पढ़ाई भी कर रहा था। 23 पीएससी में मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, 90th रैंक आया। तो मैं उस साल एसटीआई एज़ अ स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुआ। अभी करंटली मैं रायपुर सर्कल 1 में पोस्टेड हूँ एसटीआई के तौर पे। और फिर ये मेरा जो 2024 का पीएससी था, एक्चुअल में बोलते जो 24 में है क्योंकि 1 साल पहले इसका वैकेंसी आता है। रिजल्ट आता है 25 में, काउंट 25 से ही होगा। तो ये जो पीएससी था मैं अपने पढ़ाई के साथ-साथ जॉब को मैनेज करते-करते किया हूँ। जैसे 2024 में प्रीलिम्स जब हुआ था तो उस टाइम हम लोग को पोस्टिंग नहीं हुआ था। प्रीलिम्स तो निकल गया, मेंस टाइम में मेरी पोस्टिंग हो गई थी। अब जैसे पहले जीएसटी डिपार्टमेंट में उतना काम नहीं था, लेकिन अब धीरे-धीरे ना काम का वैरायटी, काम का टाइप और बोले क्वांटिटी बढ़ते जा रहा है। तो छुट्टी ज़्यादा नहीं मिला था मेरे को, लगभग 1 महीने का छुट्टी मिला, वो भी
बहुत ले दे के छुट्टी मिला था। तो वो छुट्टी के साथ-साथ मैंने मेंस किया। मेंस के तुरंत बाद हम लोग चले गए थे, हम लोग का पिछले साल के लिए निमोरा अकेडमी में 1.5 महीने का जेएफसी होता है। उस जेएफसी के दौरान मेंस की छुट्टी के बाद पूरा एन्जॉय किए, फिर इंटरव्यू कॉल आ गया। अब 12 तारीख को मेरा इंटरव्यू था और आज का वो दिन है जब मैं यहाँ बैठा हूँ। खुद पे भरोसा था, लेकिन अभी भी मतलब वो एक सपना ही है कि मैं हाँ, 14 रैंक आ गया है मेरा। बहुत अनबिलीवेबल टाइप से आ गया। क्या पहला आपका मोमेंट था या पहला एक्साइटमेंट क्या था जब आपको पता चला और कैसे पता चला कि आपका रैंक लग गया है? मेरा भाई है, मेरी बुआ का बेटा और मेरा दोस्त है, पीयूष नाम है उनका। एक जन अंबिकापुर में रहता है, दूसरा बिलासपुर में रहता है। दोनों मेरे को फ़ोन किए, लगभग 12 बजे रिज़ल्ट आया, एग्ज़ैक्ट 12 बजे आया है। मेरे को फ़ोन किए, मैं पीडीएफ चेक ही कर रहा था, जैसे मेरे रूममेट भी देख रहे थे, वो पीडीएफ चेक ही कर रहे थे, वो बताया कि रिज़ल्ट आ गया लेकिन खुल नहीं रहा था। वो लोग फ़ोन किए मेरे को, बोले 14 रैंक आ गया तेरा। पहला मेरा मोमेंट था, देखूँ अपना नाम। देखा, 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 फिर जब देखा ना 14 रैंक तो फिर तुरंत मैं फ़ोन काटा, अपने पापा को फ़ोन किया। पापा-मम्मी दोनों साथ में थे। उनको बताया सबसे पहले कि मेरा 14 रैंक आ गया। मैं पिछले साल से भी एक बड़ा अधिकारी बन गया। जैसे पिछले साल मैं क्लास 3 बना था, इस साल मैं क्लास 2 गजेटेड ऑफ़िसर बन गया। वो मेरा सबसे पहला था। फिर कंटीन्यूअसली फ़ोन आते गए, सबसे थोड़ा बात-वात करते-करते मतलब अभी भी सफ़रिंग फ़ील हो रहा है ऐसा, मतलब शिवर कर रहा हूँ मैं अभी। पापा क्या बोले? पापा बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरे पापा ठेला चलाते हैं एक्चुअल में अंबिकापुर में। तो वो कौन सा ठेला? वो ना जैसे सब्जी मार्केट में ठेला चलाते हैं। तो ऐसा था कि उन्हीं के साथ चीज़ों को मैनेज करते हुए पढ़ाए हैं, लिखाए हैं। जैसे मेरे घर में हम लोग 4 भाई-बहन होते हैं। 2 दीदी का शादी हो गया, मेरे से छोटा भाई है उसका भी शादी हो गया। मैं ही बचा हूँ। तो मतलब मैं पढ़ाई में अच्छा था इसलिए पापा बोले कि तू पढ़, मैं देख लूँगा। बिलासपुर में भी रहा, तो उस दौरान भी पापा बहुत लंबे समय तक समय दिए हैं मेरे को। तो वो एक बहुत मेरे लिए बोलता हूँ प्राउड मोमेंट है मेरे पापा के लिए भी कि पापा का भी मेहनत मेरे पे बहुत ज़्यादा है। जब आप पापा सुने कि 14 रैंक आ गया, बड़ा अधिकारी बन जाएगा, हो सकता है कि डीएसपी मिल जाए, हुँ, तो पापा सबसे पहले क्या बोले? क्या उनका पहला वर्डिंग क्या था आपके लिए? वो यही था, यही बोले, "बस ऐसे ही आगे बढ़ो, बस ऐसे ही आगे बढ़ो और हमेशा अच्छा करो।" ये चीज़ था। मम्मी? मम्मी भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी। पापा-मम्मी बहुत खुश हुए, पापा ठेला चलाते हैं और आपको समय दिए, आप भी बहुत मेहनत किए, वर्षों का संघर्ष आज सफलता के रूप में आया है। क्या-क्या तैयारियाँ किए इस बीच और क्या-क्या सेटबैक्स आए, इसके बारे में बताइए? अ, पीएससी का तैयारी बहुत वर्सेटाइल है। जैसे हम लोग को प्री देना रहता है, मेंस देना रहता है, फिर इंटरव्यू देना है। प्री भी ऐसा वर्सेटाइल है कि आपको 2 पेपर क्वालीफाई करने हैं, सुबह-शाम दोनों लगातार होने हैं 2-2 घंटे के डिफरेंस में। मेंस में सुबह-शाम आपको 7 पेपर लिखने हैं 4 दिन में। वो 7 पेपर भी अलग-अलग वैरायटी के, हिस्ट्री है, ज्योग्राफ़ी है, फिर हम लोग को धाराएँ भी पढ़नी पड़ती हैं, साइंस भी पढ़ना पड़ता है, मैथ भी पढ़ना पड़ता है, दर्शन भी पढ़ना पड़ता है। तो मैं ये देखा कि हर सब्जेक्ट का अपना उतना ही महत्व है। जैसे आप किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, ना किसी एक सब्जेक्ट को ये नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत लंबा संघर्ष आपने किया, उसके बाद आज आप सफल हो पाए हैं, तो क्या-क्या तैयारियाँ की, कैसी स्ट्रैटेजी अपनाए आप? जैसे तैयारी के फ़ेज़ में मैं बोलूँ तो मेरा जैसे प्रीलिम्स भी होता था, तो मैं बस प्रीलिम्स को लेके नहीं चलता था। जैसे सितंबर तक का मेंस के कुछ सब्जेक्ट को मैं लेके चलता था। जैसे पेपर 7 है, पेपर 6 है, पेपर 4 है। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेंस के बाद ही उसको करना ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप कमांड करोगे, क्योंकि वेटेज दिलाता है, आप ऐसे को भले छोड़ दो क्योंकि ऐसे करंट सिनेरियो से रिलेटेड रहता है। लेकिन पेपर 7 है, पेपर 6 है, उसको एक बार आप कम से कम कवर करके रखो, पहले से सितंबर-अक्टूबर तक में। और बाकी जैसे कॉमन सब्जेक्ट है मेंस और प्रीलिम्स के, जैसे हिस्ट्री है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ को एकदम रेगुलर रखना चाहिए। करंट जैसे मेरा थोड़ा-सा खराब आदत है कि मैं करंट बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ, तो मैं लास्ट में मैगज़ीन भी फ़ॉलो करता हूँ, उससे भी हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे है, तो आपको इकोनॉमिक सर्वे को कोशिश करना चाहिए, ओरिजिनल जो पीडीएफ रहता है, आप उसको प्रिंट करा लो। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, इस बार जैसे हम लोग देखें 2024 में सीधे-सीधे जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे डायरेक्ट डायरेक्ट डाटा पूछा गया, तो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब हम बात करें सब्जेक्ट वाइज़ तो जो स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं, जैसे इंडियन जीएस के लिए, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफ़ी का हो, चाहे हिंदी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का हो, जो स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं जैसे विनय पाठक है, या आप एनसीईआरटी सार पढ़ सकते हो, या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन भी बहुत अच्छी किताबें पब्लिश करता है, आप उसकी फॉलो कर सकते हो। जो हम लोग का छत्तीसगढ़ का जो सिलेबस है वो डिज़ाइन्ड सिलेबस लगता है मेरे को। जैसे दर्शन में केवल दर्शन इंडियन या वेस्टर्न नहीं है,
इंडियन के साथ साथ वेस्टर्न भी है, इंडियन थिंकर्स भी है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपका नीति शास्त्र भी है। तो वो डिज़ाइन्ड सिलेबस के लिए लोकल पब्लिकेशन को आप फॉलो कर सकते हो। दर्शन सोशियोलॉजी का आप नोट्स बना सकते हो। पेपर 7 का जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का उतना नोट्स अच्छा नहीं बन सकता, योजना का बन सकता है। पार्ट 2 और पार्ट 3 का आराम से नोट्स बन सकता है, तो उनका नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स नोट्स बनाने के साथ साथ ऐसा क्या आपने अलग किया कि ये जो पिछले कई सालों से गलतियां हो रही थी जिसमें रैंक कम आ रहा था या क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे, इस बार ऐसा क्या अलग किया कि आपकी इतनी अच्छी रैंक आई? जैसे मैं इस बार थोड़ा स्ट्रेटेजी क्या चेंज किया था, ऐसे मेरा नंबर लगभग 110 115 के अराउंड रह जाता था। तो मैं ऐसे में थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली यूज़ किया हूँ, डायग्राम्स यूज़ किया हूँ, या बोल सकते हैं थोड़ा बहुत हेडिंग वगैरह यूज़ किया हूँ। साथ ही जैसे जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें मैं कोशिश किया जो साहित्यकार हैं, उन पे कमांड करने का कोशिश किया। जो पत्र लेखन वाला हिस्सा है, उसको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा समय दिया हूँ। साथ ही साथ मैं जो पेपर 4 है, उसमें हम लोग मैथ्स को बहुत लाइटली लेते हैं। वैदिक मैथ्स थोड़ा अच्छे से देखना चाहिए। वैदिक के साथ-साथ आपको जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी हो गया, वो अच्छे से देखना चाहिए। उसका वेटेज धीरे-धीरे बढ़ रहा है। फिर आपको जैसे दर्शन में ना थोड़ा-सा डीप पढ़ने का, समझने का ज़रूरत होता है। हम लोग इकोनॉमिक्स को बहुत लाइटली लेते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स का वेटेज नहीं होता, इकोनॉमिक्स लोगों से बनता नहीं। लेकिन देखा जाए तो इकोनॉमिक्स बहुत ईज़ी सब्जेक्ट है। तो थोड़ा-सा उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, इकोनॉमिक्स को टाइम देना चाहिए। फिर मैं जो समझ पा रहा हूँ, हिस्ट्री वाले पेपर में नंबर नहीं बनता है। लेकिन वही है कि आप एक दिन पढ़े, अगले दिन उसके आगे स्टार्ट करो। मतलब रेगुलैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हर दिन हर सब्जेक्ट को लेके चलना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, तो क्योंकि ऐसे में छूट जाता है आपने चीज़ें। सारे सब्जेक्ट को बराबर वेटेज दिया और कंटिन्यू उसको पढ़ते गए। जी, जी लगभग। हुँ। जैसे मेरा क्या रूटीन रहता था कि मैं स्टार्टिंग में जैसे 6 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ डेली, तो 6 घंटे में एक-एक सब्जेक्ट को 1-1 घंटा दे रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री है, 1 घंटा दे दिया, ज्योग्राफी है वो कम टाइम लगता है, तो उसको लगभग 40-45 मिनट दे दिया। पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ना ही है प्रीलिम्स के लिए, भले मेंस में आप मत पढ़ो, लेकिन प्रीलिम्स के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, तो आप उसको 1 घंटा शुरू में दे दो। जैसे आपका एक रूटीन सेट हो जाए, तो आप उस 1 घंटे के टाइम को कम कर सकते हो। जैसे आज जितना पढ़े हो, अगले दिन उसके आगे से स्टार्ट करो। फिर जैसे ही एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो रोटेशन वापस से स्टार्ट करो। तो ऐसे में रिवीजन भी होते रिवीजन रहता है। करते हुए। तो ऐसे में सब्जेक्ट भी कवर होते रहते हैं कि उस 1 घंटे के शेड्यूल में वही रहेगा, साथ ही साथ अगला बारी भी उसका आते रहेगा। तो ये ऐसा मतलब आप शेड्यूल डिवाइड कर सकते हैं। मेरा ये शेड्यूल था, तो थोड़ा-सा सब सब्जेक्ट कवर हो जाते थे इसमें। आप बता रहे थे कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करते-करते आप पढ़ाई कर रहे हैं। कैसे मैनेज किए इन सारी चीज़ों को और कितना टफ़ होता है ये? टफ़ तो है। मेरी जॉइनिंग मार्च में हुई है, उसके पहले भी मैं दिल्ली आईएएस में जॉब करता था, तो प्रीलिम्स टाइम में भी मैं देखा जाए तो 6 घंटे के अराउंड काम करता था। तो जैसे शेड्यूल ऐसा था, मैं सुबह उठता था, जनरली मेरा आदत जल्दी है उठने का। मैं 6 साढ़े 6 के अराउंड उठ जाता हूँ। अभी भी मेरा आदत है कि मैं 7 बजे तक उठ ही जाऊँगा, नहा लूँगा, उठने के साथ ही नहा लेता हूँ। तो 7 से लेकर के 10 बजे तक, जैसे अभी मेंस के टाइम की बात थी, तो 7 से लेकर जब मैं छुट्टी मैं लास्ट के महीने में लिया था, जून में एग्ज़ाम था, तो लगभग वही मई 26 के अराउंड से मैं छुट्टी लिया था। तो 1 ही महीना समय मिला था, लेकिन उसके पहले जो सुबह का 3 घंटा होता था, जैसे मैं 7 बजे तक नहा लेता, फिर सीधे लाइब्रेरी चला जाता था। जैसे शुरू में मैं खाना भी बनाता था खुद से यहाँ पे, अभी तो एक दीदी रखे हैं, वो खाना बनाती हैं, अच्छा, साथ में आ एक चीज़ जाते हैं। और भी मैं जानना चाह रहा हूँ, ये वही रूम है जिसमें आप पढ़ाई करते थे? जी, यहाँ भी पढ़ा हूँ कुछ टाइम, जैसे रात का टाइम यहाँ पे कभी थक गया तो यहाँ पढ़ा। एक पास में लाइब्रेरी भी है, तो 2-3 घंटे का शेड्यूल वहाँ पे भी रहता अच्छा, था। एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ऐसे कमरा दिखा दीजिए आप। देखिए यही वो कमरा है, यहीं पर बैठ के ये पढ़ाई करते हैं, ये किताबें रखी हुई है और इन्हीं किताबों से मेहनत करके, पढ़ाई करके आधा समय यहाँ और आधा समय निकाल कर लाइब्रेरी में, है ना? हाँ। ऐसे करके तैयारी करके आपने एग्ज़ाम निकाला है। हाँ, अब आप कंटिन्यू बताइए। तो जैसे सुबह वही नाश्ता-वास्ता खुद से बना लिए, टिफ़िन के लिए रख लिए, 10 बजे तक, साढ़े 9 पौने 10 तक पढ़े, फिर ऑफ़िस चले गए, 10 से साढ़े 5 ऑफ़िस का टाइम रहता है। कभी-कभी साढ़े 5 से भी थोड़ा ज़्यादा लग जाता था, कभी 7 भी बज जाते थे। तो 7 के बाद जैसे अगर थकान लगता, तो लाइब्रेरी में बैठ जाता, क्योंकि वहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर नहीं थकान लग रहा है, तो रूम में ही आ जाता था। तो 10 बजे तक लगभग पढ़ के फिर वापस सो गए। डेली डेली कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है? जैसे स्टार्टिंग का अगर डेज़, जैसे एग्ज़ाम आपका 1 डेढ़ महीना बचा है, तो आप 3 घंटे से लगभग 6 घंटे के अराउंड पढ़ लीजिए। लेकिन जैसे मेरा एग्ज़ाम था, तो लास्ट का जो मंथ था, मैं सुबह अगर 8 बजे से स्टार्ट करता था, तो लगभग 2 बजे, डेढ़ बजे तक, फिर 2 बजे के बाद 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे का नैप ले लेता था। उसके बाद फिर वापस से 4 से लगभग साढ़े 8, 9 तक, या कभी-कभी ऐसा भी होता था कि जैसे संडे हो गया, तो संडे को सीधे-सीधे स्किप कर देता था, नहीं पढ़ता था। थोड़ा-सा कभी-कभी मूड
खराब हो जाए। मेरे को घूमने का भी बहुत शौक है, तो आसपास कहीं घूमने चले गए, जैसे किसी दिन नंदनवन चले गए, किसी दिन इस्कॉन टेम्पल चले गए, आसपास के एरिया, ये चीज़ भी मैं किया मतलब हुआ हूँ। घूमते फिरते पढ़ाई किया हाँ, है आपने। ये चीज़ बोल सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का राज क्या है, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत लोगों का सपोर्ट एक बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट बहुत है। मतलब मैं नाम गिनते-गिनते थक जाऊँगा, लेकिन लोग खत्म नहीं होंगे, पहला चीज़ तो। दूसरा चीज़, एक मोटिवेशन भी था। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे सीनियर्स, जैसे सोनल सर हैं, रविशंकर भैया हैं, इसके अलावा मेरा एक दोस्त है शिशिर, मेरी बुआ का बेटा है सुरेश, मेरे मम्मी-पापा बहुत बड़े इंस्पिरेशन हैं। मेरे आस-पास के दोस्त हैं, मेरे रूममेट, वो भी एक इंस्पिरेशन है। तो सभी लोगों का एक इंस्पिरेशन रहा है। साथ ही साथ अपने आप में कुछ करना था। मतलब मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, जैसे हम लोग अंबिकापुर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं मिलते हैं जो सीजीपीएससी की दिशा में तैयारी करते हैं, या फिर अंडर 20 अंडर 30 आते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो उन लोगों के मोटिवेशन का भी था, अपने कॉलेज स्कूल के मतलब टीचर्स का अपने भी एक आसपास मोटिवेशन के था। लोगों के लिए भी कुछ ऐसा हाँ, करना है कि समाज में नाम हो। बोल सकें अपने आप, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकें, अपना खुद का नाम रोशन कर सकें, ये भी एक मोटो था। तो ये बोल सकते हैं एक पंकज, हम हमेशा पेपर में पढ़ते हैं कि एक ऑटो चलाने वाले का लड़का अधिकारी बन गया, एक ठेले चलाने वाले का लड़का अधिकारी बन गया। आपकी कहानी वही कहानी है, क्योंकि आपने बताया कि पापा जो है ठेला चलाते हैं और पापा ने आपको पढ़ाई के लिए इतना सपोर्ट किया और आज आपने वो अचीव कर लिया जिसके लिए इतने सालों का मेहनत है। कैसे देखते हैं इसे? बहुत बड़ी बात होती है। जैसे उनको खुद बहुत कम संसाधन मिले हैं। जैसे अगर वो कभी पढ़े होते, मेरे पापा-मम्मी कभी स्कूल नहीं गए। ना मम्मी गई हैं, ना पापा गए हैं। लेकिन फिर भी उनका एक सपना था कि ये कुछ करेगा। तो वो चीज़ हमेशा सपोर्ट करते थे, वो भी बहुत एनकरेजिंग था। मैं पढ़ाई के साथ-साथ ना ट्यूशन भी पढ़ाता था उस टाइम पे, लेकिन उनका ये कहना था, जैसे मैं दिल्ली आईएएस में भी जॉब करता था, तो पापा हमेशा यही कहते थे कि अगर तेरे को नहीं समझ में आ रहा है तो तू मत कर। तो वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि मेरे को इनके लिए कुछ करना है। तो बोल सकते हैं, और मैं बहुत गर्व से बोलता हूँ कि मेरे पापा ठेला चलाते हैं। उसी ठेला चलाने के साथ-साथ मेरे को इतना आगे पढ़ाए-लिखाए, उन्हीं की देन हूँ मैं। जो भी हूँ, उन्हीं के लिए हूँ और उन्हीं के कारण कर पाया। मेरी मम्मी का सपोर्ट रहा हमेशा, मतलब हमेशा वो खुश रहती हैं। जैसे मैं यहाँ भी तो यहाँ रहता हूँ, जब घर में भी था, मेरे दोस्त आते थे तो मम्मी-पापा जब तक चाय नहीं पिलाएँगे, कुछ नाश्ता नहीं कराएँगे तो जाने नहीं देते थे। अभी मैं यहाँ हूँ, अभी भी सेम ऐसा ही है। अगर मैं मेरे दोस्त आए हुए हैं कहीं कुछ इन्विटेशन के लिए, कुछ काम से हैं, उनका ये कहना रहता था कि आइए, नाश्ता करिए, चाय पीजिए, उसके बाद ही जाइएगा, ऐसा अभी भी है। बहुत खुशी होता है। तो मेरे ओरिजिनल जो हीरो है ना, मेरे माँ-बाप। पापा से मिलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग में जैसे हिंदू समाज में, कल्चर में ऐसा नहीं होता है गले लगते हैं, वैसा नहीं रहता है। सबसे पहले पैर छूँगा, मतलब पापा-मम्मी दोनों का ही। गले लगूँगा ज़रूर, लेकिन इस बार अगर जब भी मिलूँगा तो बहुत बहुत इस थैंकफुल बार रहूँगा। इस बार गले लगेंगे। बिल्कुल गले लगूँगा मैं, बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ मेरे को लगता है कि लगना चाहिए। जो आपके लिए इंस्पिरेशन, उनके लिए तो करना ही चाहिए ये सब बिल्कुल। चीज़ें। पंकज, बहुत-बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएँ आपको मेरी ओर से, विस्तार न्यूज़ की तरफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जो आप इतने कड़ाके की रात, मेरे ख़्याल से 3 बज रहा होगा मेरे को लग रहा बिल्कुल, है। इस हम टाइम पे आप समय दिए, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए भी है। ये भी हमको एक मोटिवेशन देता है कि हम, जैसे मैं अभी एक लाइमलाइट में आ गया। पिछले साल जब मेरा 90th रैंक था, तो मैं उस टाइम था लाइमलाइट में, ऐसा नहीं है। मैं ठीक-ठाक, मतलब लोग मेरे को जानते थे। बहुत लोग कॉल किए, जितने पिछले साल के ऑफ़िसर सेलेक्टेड थे। मैं 2-3 नाम भी मेंशन करना चाहूँगा, जैसे उत्तम महोबिया सर हैं, शशांक शर्मा सर हैं, प्रसून गुप्ता सर हैं, इस बार वापस से वो बने डीएसपी बन रहे हैं जहाँ तक। इसके अलावा सोनल यादव सर हैं, रविशंकर भैया हैं, अभिषेक चंद्राकर सर हैं, अमन साहू जी हैं, मतलब बहुत लोग इंस्पिरेशन हैं। वो सपोर्ट करते रहे हैं और हम लोग सब वापस से, वो जो लाखों एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन बन रहे हैं कि कैसे तैयारी करना चाहिए। मेरे पास अभी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि भैया मेरे को ऐसा सपोर्ट करिएगा, कैसे तैयारी करूँ बताइएगा। तो वो एक मोटिवेशन के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम, और मैं जितना कर पाऊँगा अपने साइड से, मैं एकदम श्योरिटी देता हूँ कि टाइम निकाल के मैं बिल्कुल उतना करूँगा। बिल्कुल, एक अंबिकापुर से आया हुआ लड़का आज जब सीजीपीएससी में 14th रैंक लाता है, तो बिल्कुल खुशी ऐसे ही दिखती है जैसे अभी पंकज के चेहरे पे दिख रही है। और जैसा पंकज कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी को, जो यंग लड़के हैं, जो छोटे भाई-बहन हैं, उन सभी के लिए जो मदद हो सकेगा, जैसा गाइडेंस हो सकेगा, वो हमेशा करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसी ही कहानी होती है।
अंबिकापुर से कोई आता है, सुकमा से कोई आता है, बलरामपुर से कोई आता है और लगातार संघर्ष करता है, सालों संघर्ष करता है और सालों के संघर्ष के बाद पीडीएफ में नाम आता है और एक दिन वो पंकज यादव जैसा एक अधिकारी बन जाता है। तो ऐसे ही लगातार मेहनत करने से सफलता जरूर हासिल होती है। कैमरा पर्सन के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।